अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम SPSS स्टेटिस्टिक्स डेटा एडिटर है जो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और कोरिलेशन और लीनियर रिग्रेशन के बारे में देखेंगे। उसको इस पे किस तरह एनालाइज किया जा सकता है। इसमें दो किस्म के व्यू होते हैं, एक डेटा व्यू होता है और एक वेरिएबल व्यू होता है। डेटा व्यू में इधर वेरिएबल शो दिखाई देते हैं और जो वेरिएबल व्यू है उसमें हम वेरिएबल्स की टाइप्स और लेबल वैल्यूज़ उसकी मेजर वगैरह को डिसाइड करते हैं कि वो किस किस्म का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेटा इधर अपलोड करते हैं। डेटा को हम किस तरह अपलोड करेंगे, उसके लिए हम AI टूल को यूज़ करके अपना डेटा बनवाते हैं। पहले कोई भी डेटा है, जस्ट एग्जांपल हमने करनी है और के एग्जांपल में हम डेटा AI से ले लेते हैं, उससे ChatGPT से उसने ये हमें डेटा दिया हुआ है। इसको अब किस तरह उधर अपलोड करना है जी, जो उसने CSV फॉर्मेट में हमें ये डेटा दिया है, तो इसको हम इधर से कॉपी कर लेते हैं और अपना जो नोट पैड है उधर इसको पेस्ट कर लेते हैं। इधर पेस्ट करके इसको हम CSV फॉर्मेट में सेव कर देंगे। इसको किस फॉर्मेट में सेव करेंगे? CSV में। CSV में अपना सेव कर लिया और फिर इसको हम इधर अपलोड कर लेते हैं। डेटा को फाइल पे जाना है और फाइल से ओपन डेटा, डेटा को ओपन करना है। डेटा हमारा किस फॉर्मेट में है? CSV में है। इधर से सिलेक्ट करेंगे CSV फॉर्मेट और इधर से सिलेक्ट करेंगे ये वाला है और इसको ओपन कर लेंगे इधर, और इसमें नेक्स्ट करते जाना है ताकि हमारा डेटा अपलोड हो जाए। जो भी चेंजिंग वगैरह करनी है वो हम उधर स्क्रीन पे ही कर लेंगे। तो ये हमारा डेटा इधर अपलोड हो गया और इसका वेरिएबल व्यू में जाते हैं। चूँकि हमने कोरिलेशंस और लीनियर रिग्रेशन को देखना है, उसके लिए दोनों वेरिएबल का न्यूमेरिक होना ज़रूरी है, तो इसको हम न्यूमेरिक सेट कर लेते हैं। न्यूमेरिक इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि कोरिलेशंस और लीनियर रिग्रेशन जो भी मॉडल है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर ही काम करता है और इनकी मेजर स्केल होनी चाहिए। स्केल इसलिए कि स्केल वो डेटा होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसका स्केल होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम दोनों डेटा को स्केल ही सिलेक्ट करेंगे ताकि हम इनको मेजर कर सकें, ऐड कर सकें ना। वो उस डेटा के लिए हम इसको मेजर के लिए डेटा टाइप क्या हो, स्केल हो, न्यूमेरिक टाइप होनी चाहिए। तो अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज और इधर कोरिलेट बाई वेरिएट। बाई वेरिएट इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं। बाई मीन्स क्या होता है? टू, और वेरिएट टू वेरिएबल हैं हमारे पास, उनके दरमियान हमने कोरिलेशंस रिलेशनशिप्स चेक करना है। तो बाई वेरिएट सिलेक्ट किया और दोनों वेरिएबल को इधर हमने वेरिएबल्स में डालना है और फिर पियर्सन एक कोरिलेशंस टाइप्स है उसको सिलेक्ट करना है। पियर्सन उसके लिए सिलेक्ट की जाती है जब दोनों डेटा क्या हो, हमारे स्केल हो। चूंकि हमने दोनों को स्केल सेट किया था इसलिए हम पियर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं। और इधर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, टू टेल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो, टू टेल हो। किस तरह ये टू टेल बनेगी? क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो हम क्या, दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होगा वो तो यही होगा कि ये दोनों वेरिएबल क्या हैं, आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या बनेगा कि ये दोनों वेरिएबल आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे। जब नहीं का वर्ड आ जाए, मींस इनइक्वालिटी की इक्वेशन बन जाए, तो उस वक्त ये टू टेल होता है। इनइक्वालिटी की इक्वेशन में जो भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो टू टेल होता है। अब इसको ओके कर देते हैं, इसका रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसको ओके कर देते हैं ताकि हमारे पास जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया। अब इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या रिजल्ट आए हैं। तो ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है, इसमें दो वेरिएबल्स का आपस में एक उन्होंने रिलेशनशिप दिखाया है। जो V2 वेरिएबल है वो इट्स सेल्फ परफेक्ट कोरिलेट होता है। इसकी जो वैल्यू है वो वन है। वन मीन्स के जो वेरिएबल है वो इट्स सेल्फ परफेक्ट कोरिलेट है, उसका रिलेशनशिप परफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मीन्स वन है। इधर भी चेक कर लेते हैं, ये V1 के अगेंस्ट परफेक्ट कोरिलेट है। तो ये एक किस्म का लॉ समझ लें आप कि जो वेरिएबल इटसेल्फ वेरिएबल के परफेक्ट कोरिलेट होता है। जबकि V2 क्या है? V2
V1 के, ये जो V1 है उसके साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, 0.99 है। और V1 का V2 के साथ भी 0.999 है। और अगर कोरिलेशंस की जो ये रिलेशनशिप की वैल्यू हो ये 0.75 से अबव हो तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो V1 और V2 के दरमियान, V2 और V1 के दरमियान ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशंस है। और जो n है ये हमारे पास सैंपल है जो हमने यूज़ किए हैं डेटा में, वो 20 सैंपल्स हमने यूज़ किए हैं। तो ये हमारा कोरिलेशंस रहा। और अब लीनियर रिग्रेशंस की बात करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन को हम किस तरह एनालाइज करेंगे इसी डेटा पे। तो ये हमारे पास डेटा मौजूद है, इसमें लीनियर रिग्रेशन में जाते हैं हम, रिग्रेशंस और इधर लीनियर रिग्रेशंस। तो अब इधर क्या करना है, हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल थे, एक स्टडी आवर था ये वाला और एक एग्जाम स्कोर था। अब जो V2 वेरिएबल है एग्जाम स्कोर, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, स्टडी आवर पे। स्टडी आवर पे ये डिपेंड करता है V2। तो अब एग्जाम स्कोर V2 पे डिपेंड कर रहा है, तो V2 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और V1 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो हमारा V2 है ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे, V1 पे। तो V2 को हम इधर से उठाएंगे और डिपेंडेंट में डाल देंगे। और जो V1 क्या है ये इंडिपेंडेंट है, इसको इंडिपेंडेंट वाले बॉक्स में डाल दें। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है, स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं और इधर एस्टिमेट, एस्टिमेट सिलेक्ट करना है। अब एस्टिमेट किसके लिए सिलेक्ट किया जाता है, क्यों सिलेक्ट किया जाता है, एस्टिमेट हमें बताता है हाउ मच एक्स इफेक्ट वाई, हाउ मच एक्स ये हम हमारा है और ये वाई पे कितना इफेक्ट करेगा, मतलब कितनी हम स्टडी करेंगे और उसका हमारे एग्जाम स्कोर पे कितना इफेक्ट होगा, इसलिए ये एस्टिमेट उसके लिए यूज होता है। और जो मॉडल फिट है ये हमें बताता है कि हाउ वेल द मॉडल फिट द डेटा, कि मॉडल ने डेटा को किस तरह फिट किया है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्लॉट्स में जाते हैं, प्लॉट्स में इधर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं GPRED को। ये जो हमारा GPRED है इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रिडिक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्डाइज प्रिडिक्टेड वैल्यू है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक्स में डालते हैं और ये हमें क्या बताएगा, व्हाट्स द मॉडल प्रिडिक्ट, व्हाट्स द मॉडल प्रिडिक्ट। ओके, और दूसरा क्या है, स्टैंडर्डाइज, ZRESID, इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल। अब स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल हमें क्या बताएगा, डिफरेंस करेगा बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू, उनके दरमियान ये हमें डिफरेंस को बताएगा। इसको वाई में डाल देते हैं और ये कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब इसको हमने ट्रेन कर देना है, अब ये ट्रेन करके हमें सारा मॉडल दे देगा। अब इसको एनालाइज करते हैं कि हमें किस किस्म की आउटपुट देगा। ओके, ये कोरिलेशन की आउटपुट थी और अभी हमें ये लीनियर रिग्रेशन की आउटपुट भी देने वाला है। तो ये रिग्रेशन की आउटपुट उसने दे दी हमें, लीनियर रिग्रेशन की। और ये 1 2 3 4 5 पाँच छः किस्म के उसने टेबल दे दिए हैं। अब इन टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इनका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन हो गया, सो सिंपल, इजी है बहुत। तो ये रिग्रेशन में जो वेरिएबल इंटर्ड और रिमूव्ड है, इसका मतलब ये है कि उसने कौन से वेरिएबल्स को यूज़ किया है, उसने आर रिक्वेस्टेड वेरिएबल्स इंटर किए हैं, मतलब कौन से वेरिएबल इंटर किए हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, किस किस को रिमूव किया है। बहरहाल इंपॉर्टेंट जो है ये मॉडल समरी है। इसमें क्या है, ये जो हमारे पास आर है और इसको रिमूव करते हैं, आर, आर स्क्वायर और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, इनका क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। तो मॉडल समरी है, उसमें जो आर है, आर मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। आर हमारे पास क्या है, मल्टीपल कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है।
ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन की स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है। कैसी स्ट्रेंथ? बिटवीन द प्रिडिक्टर V1 एंड आउटकम। दो हमारे वेरिएबल हैं, एक प्रिडिक्टर है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है V2। तो इनके दरमियान ये स्ट्रेंथ को शो करता है R। और जो आर स्क्वायर है ये कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन है। आर स्क्वायर को हम कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये हमें एक्यूरेसी बताता है कि मॉडल की कितनी एक्यूरेसी है। तो हम खुद चेक कर सकते हैं 99% एक्यूरेसी आ रही है मॉडल की। चूंकि डेटा थोड़ा था, बहुत स्मॉल लिटिल हमने डेटा लिया है, उसको ट्रेन करना, तो उसकी एक्यूरेसी वैसे भी ज़्यादा आती है। और जब हम रियल लाइफ में वर्कआउट करते हैं उधर डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर 90 अबव परसेंट में एक्यूरेसी आना बहुत बड़ी बात होती है कि मॉडल को अच्छे तरीके से उसने ट्रेन किया है। तो बहरहाल इधर जो एक्यूरेसी आई है वो 0.999 मीन 99% जो एक्यूरेसी आई है। और इसके बाद जो टेबल है एनोवा। अब इस एनोवा का क्या मतलब है, एनोवा पे क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है? तो एनोवा पे है सम ऑफ स्क्वायर्स, एक ये मौजूद है। और डीएफ का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और मीन स्क्वायर और एफ वैल्यू। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, ये रिग्रेशन और रेजिड्यूल्स का उसने इधर हमें दोनों का प्लस करके टोटल दे दिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूंकि टोटल हमारे जो सैंपल्स हैं वो 20 हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 होगा। और मीन स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? ये सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनको डिवाइड करके मीन स्क्वायर को निकाला जाता है। और इधर एक एफ स्टेटिस्टिक्स की जो वैल्यू है ये इधर मौजूद है। अगर ये वैल्यू लार्ज होगी तो ये क्या बताएगा? तो ये हमें बताएगा हाई स्पेसिफिक मॉडल सिग्निफिकेंस के मॉडल क्या है। हाई सिग्निफिकेंट मॉडल है, मतलब मॉडल हाई सिग्निफिकेंट है, मॉडल अच्छा ट्रेन हुआ है, यह हमें इसके बारे में बताएगा। और इसके अलावा नीचे मौजूद है कोफिशिएंट। ये एक टेबल मौजूद है, इसमें ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये जो कोफिशिएंट वाला हमारा टेबल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसमें से भी अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर आप रियल लाइफ पे काम कर रहे हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने सर को वाइवा देना है तो सर भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें से कि इसको एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है वो इधर ही से बनती है। तो इधर से हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। जो ये अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट है इसमें ये हमारे पास बीटा की वैल्यू मौजूद है। ये जो बीटा है इसमें ये कांस्टेंट है और ये V1 की वैल्यू, इसको हम स्लोप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप। इधर से इक्वेशन निकालते हैं हम। ओके, तो ये जो हमारा कांस्टेंट था तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 27.5। ये हमारा कांस्टेंट है 27 पॉइंट, सॉरी ये कांस्टेंट है। और इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम इधर बीटा लिखेंगे 27.5। ये हमारे पास पॉइंट है और प्लस ब्रैकेट में स्लोप की वैल्यू। ये जो हमें स्लोप की वैल्यू मिली है V1 6.02। और इसके साथ हम लिखेंगे V2 की वैल्यू V2। तो ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन आ गई। अगर सर कहे कि इक्वेशन कैसे निकलती है, और अगर हमने कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट काम करना है और उसको डेटा दिया, हमने ट्रेन किया है, तो इक्वेशन जो प्रिडिक्ट करेगी V2 की वैल्यू, सॉरी इधर V2 नहीं आएगा, इधर V1 आएगा। ये किसको प्रिडिक्ट करेगी? ये इक्वल होगा किसके? V2 के। ये इस V2 के इक्वल होगा। V2 इसके बराबर होगा। इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे V1 की, ये हमें V2 प्रिडिक्ट करके देता जाएगा। तो ये इसका मतलब है कोफिशिएंट टेबल का, बड़ा इजी है।
तो हम इसको वाइवा में भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वेशन निकालने के लिए हम इस टेबल का यूज़ करते हैं। ओके, और फिर इसके बाद रेजिडुअल स्टेटिस्टिक्स है। इसमें उसने हमें उनके बारे में बताया है जो एरर है, उसके बारे में ये हमें बताता है। रेजिडुअल स्टेटिस्टिक्स, कितना एरर आया है रेजिडुअल में, बहुत स्मॉल एरर है, मिनिमम मैक्सिमम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रिडिक्टिव वैल्यू में कितना एरर है रेजिडुअल में, और स्टैंडर्ड प्रिडिक्टिव वैल्यू। तो बहरहाल जो इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो हमारे पास एक कोएफिशिएंट का टेबल है और दूसरा मॉडल समरी है। ये दो इम्पोर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो ये दो चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दो चीज़ें मज़ीद करनी है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और पेयर टी टेस्ट। तो सबसे पहले मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी साथ साथ कर लेते हैं। उसके लिए डेटा को हम इधर अपलोड करते हैं जिस तरह हमने पहले लीनियर रिग्रेशन के लिए किया, और उसी तरह हम इधर डेटा अपलोड करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए। ये डेटा हमने अपलोड कर दिया, और इसमें जो स्टूडेंट आईडी है ये हमें स्टूडेंट्स की एक तादाद को बता रहा है कि हमने 20 स्टूडेंट्स का डेटा यूज़ किया है। और बाकी जो वेरिएबल हैं, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस, प्रीवियस सीजीपीए, सेशनल मार्क्स। अब जो इसमें मार्क्स वाला कॉलम है ये डिपेंड कर रहा है पीछे 4 वेरिएबल में, कि एक स्टूडेंट्स ने कितने स्टडी आवर उसने स्टडी की है, कितने आवर्स, उसकी अटेंडेंस कितनी है, प्रीवियस सीजीपीए कितना है, सेशनल मार्क्स कितने हैं। तो इनकी बुनियाद पे उसके मार्क्स बनेंगे। तो इससे क्या शो हो रहा है, ये मार्क्स वाला वेरिएबल है ये पिछले चारों पे डिपेंड कर रहा है। मार्क्स वाला वेरिएबल क्या कर रहा है, पिछले चारों पे डिपेंड कर रहा है। ये चार हैं, ये वाले चार ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और मार्क्स वाला क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इन चारों पे डिपेंड कर रहा है। अब जितने ये चार होंगे उसकी बुनियाद पे मार्क्स वाले वेरिएबल आउटपुट आएगी। तो इससे क्या शो हुआ, ये वाला हमारा क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये बाकी चार क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनकी डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं। चूंकि V1 क्या है, स्टूडेंट आईडी है, तो इसकी सबकी वैसे डेटा टाइप हम न्यूमेरिक रखेंगे, और स्टूडेंट आईडी है जो, उसको हम नॉमिनल रखेंगे, और जो बाकी हैं उसको स्केल कर देंगे। तो सबसे पहले इसको न्यूमेरिक करते हैं, सबकी डेटा टाइप को हम न्यूमेरिक कर देते हैं। ये सब की डेटा टाइप अब न्यूमेरिक हो गई है, और जो स्टूडेंट आईडी था वो हमारा नॉमिनल ही रहेगा, और बाकियों को हम स्केल कर देते हैं। स्केल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी हमारे बाकी वेरिएबल हैं उन पे हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है, और लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, एवरेज निकालनी होती है और मीन निकालना होता है। ये सारे जितने भी मैथमेटिक्स फंक्शन है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे ही परफॉर्म होते हैं। तो उसके लिए हमने ये स्केल यूज़ किया है, मैयर, ताकि हम उनको ऐड कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें। जो नॉमिनल मैयर होती है उसको हम मीन नहीं निकाल सकते, इसलिए बाकियों को हमने स्केल किया है। चूँकि स्टूडेंट आईडी की हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको नॉमिनल रखा है। अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए रिग्रेशन निकालते हैं, लीनियर रिग्रेशन। और चूंकि V6 जो मैंने बताया था मार्क्स हैं, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहे हैं बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल में डाल देते हैं, और बाकियों को हम इंडिपेंडेंट में, V1 और साथ में V2 को भी तो डाल देते हैं, V3, V4 और V5। और इसके अब स्टेटिस्टिक्स में चेक करते हैं, एस्टिमेट, मॉडल फिट। ये अभी आपको बताया कि एस्टिमेट किस लिए यूज़ किया जाता है, मॉडल फिट किस लिए यूज़ किया जाता है। एस्टिमेट बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, ताकि हम लीनियर रिग्रेशन होगा जो मल्टीपल, उसकी इक्वेशन को बना सकें। और इसके साथ कंटिन्यू, और प्लॉट्स में हमने क्या बनाना है, इनकी मेरे ख्याल में इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी बस कंटिन्यू कर दें, बस इतना काफ़ी है। और स्टेटिस्टिक्स में एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स। ये जो कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, V1, V2, V3, V4, V5, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो उसमें चेक करना है क्या इनके दरमियान आपस में कोई लिनियरिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती, इसलिए इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं।
ये हमें क्या बताएगा कि जितने भी वेरिएबल हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं या नहीं है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको ओके करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आई। तो अब इस आउटपुट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो ये सब कुछ वही उसने टेबल दे दिए जो अभी हमने डिस्कस किए थे। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये वाली है, बाकी तो एक्सप्लेन हो गया। तो एक कोलिनियरिटी स्टेटिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई, इसमें ये हमारा कांस्टेंट है, ये वाला हमारा कांस्टेंट है, और इनको मिला के हम इक्वेशन बना सकते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। क्या इक्वेशन बनेगी? सबसे पहले कांस्टेंट आ जाएगा 8.8 और प्लस, और फिर आगे इनकी वैल्यूज़, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ आगे इक्वेशन में डालेंगे तो इससे हमारी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन आ जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये VIF है। अब ये VIF क्या है? ये वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। और ये क्या एक्सट्रीमली हाई है, किसका? V3 का और V5 का, V3 का और V5 का, और उससे भी ज़्यादा V4। तो इन दोनों का ये एक्सट्रीमली हाई है, V3 और V4। अब ये हाई क्यों है, इसको चेक करने के लिए हम इनका अभी कोरिलेशन वाला मैट्रिक्स बनाते हैं ताकि हमें अच्छे से कंफर्म हो जाए कि इनका ये हाई क्यों है। तो उसको समझाने के लिए इसका भी कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। इसका भी कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बनाते हैं, इधर एनालाइज और इधर से कोरिलेट, बाइवेरिएट। बाइवेरिएट क्यों किया कि ये हमें कोरिलेशन देगा बिटवीन टू वेरिएबल के दरमियान, टू वेरिएबल को ये कंपेयर करेगा और उनका कोरिलेशन हमें निकाल के देगा। तो अभी हम इनको कोरिलेट करते हैं कि ये आपस में कितने इनका कोरिलेशन है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वेरिएबल इट्स सेल्फ वेरिएबल के परफेक्ट कोरिलेट होता है, इनकी वैल्यू 1 होती है। तो इन सब की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। इधर ये डायगोनल में ये सब क्या है? आपस में एक दूसरे के साथ परफेक्ट कोरिलेट है। लेकिन जो इधर हमारी वैल्यू आई थी, हाई वैल्यू, ये वाली, ये VIF की V3 और V4, ये हाई क्यों आया, हाई कहाँ से आया, किस वजह से आया, उसके लिए इसके कोरिलेशन मैट्रिक्स को देखते हैं। V3 और V4 का आपस में कोरिलेशन चेक करते हैं कि इनका कोरिलेशन क्या है, इस कोरिलेशन को चेक करते हैं। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स में देखते हैं तो V3 और V4 को चेक करना है। ये V3 है और ये सामने V4 है। तो इनका आपस में कोरिलेशन क्या आ रहा है? 0.996, 0.99। क्या मतलब? 1 के करीब है। अगर 1 के करीब हो तो ये क्या है? आपस में परफेक्ट कोरिलेट है। और जो चीज़ आपस में परफेक्ट कोरिलेट हो, हालांकि ये दोनों क्या है, V3 और V4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये आपस में परफेक्ट कोरिलेट कर रहे हैं। और लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो आपस में परफेक्ट कोरिलेट नहीं करने चाहिए, लेकिन इधर ये परफेक्ट कोरिलेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे पास डेटा है, ये अच्छे से प्री प्रोसेस नहीं है इस मॉडल के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस डेटा में से जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल हैं V3, V4, V5, V6, तो जो सबसे ज़्यादा कोरिलेट है आपस में V3 और V4, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे, फिर जाके हमारा ये वाला मॉडल अच्छे से ट्रेन होगा। तो ये अच्छे से ट्रेन नहीं हो सकता इन दोनों की वजह से। तो ये हमारा SPSS का एक किस्म का एडवांटेज है कि हमें इधर डायरेक्टली पता चल जाता है कि हमारा डेटा में क्या मिस्टेक है, किस वजह से मॉडल अच्छे से रिलायबल नहीं हो रहा, उसमें क्या क्या एरर आ रहे हैं। तो बहरहाल ये V3 और V4 की वजह से ये मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ, क्योंकि इनका आपस में जो कोरिलेशन है वो 1 के करीब है, तकरीबन नियर अबाउट टू 1। तो इसलिए ये हमारा डेटा इस मॉडल पे अच्छे से ट्रेन नहीं होगा।
तो ये एनालाइजेशन की है हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। तो इसी को ही हम एक किस्म का चेक कर सकते हैं। कोई डेटा हमारा अच्छा हो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रहा। अब साथ ही साथ हम पेयर टी टेस्ट को भी देखते हैं, और पेयर टी टेस्ट के लिए उसका डेटा को अपलोड करते हैं। और पेयर टी टेस्ट कहाँ यूज़ होता है? बिफोर और आफ्टर कंडीशन के लिए। तो उसके डेटा को अपलोड करते हैं ताकि फिर समझना इजी रहेगा कि पेयर टी टेस्ट क्यों किया जाता है और किस डेटा पे किया जाता है। वो डेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप डेटा कहीं से भी ले सकते हैं, खुद इधर राइट कर सकते हैं, या चाहे जीपीटी से लें, या आप रियल लाइफ पे काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई रियल लाइफ डेटा होगा तो वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी डेटा को अपलोड करते हैं। ये हमारा डेटा है बिफोर और आफ्टर। तो ये डेटा कहाँ से लिया गया है? ये उसका डेटा है कि एक टीचिंग मेथड है, एक टीचर पढ़ाता है और उसका जो बिफोर, पहले पुराना तरीका है पढ़ाने का, जब उसने उस तरीके से पढ़ाया तो ये रिजल्ट आया हमारे पास, स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए। और फिर जब उसने नया तरीका चूज़ किया, नए तरीके से मॉडर्न तरीके से पढ़ाना शुरू किया, तो उसका ये रिजल्ट आया। तो अब हमने चेक करना है पेयर टी टेस्ट पे कि क्या इसमें बेहतरी आई है। जो हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे अपने, नल हाइपोथेसिस, कि नया वाला तरीका बेहतर है, फिर उसका अल्टरनेटिव कि नए वाला तरीका बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं। जितना भी हमारा डेटा है इसको न्यूमेरिक कर देते हैं, और इनके मेजर को भी स्केल कर देते हैं। तो अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए ट्रांसफॉर्म और इधर कंप्यूट वेरिएबल। अच्छा, ये कंप्यूट वेरिएबल क्या कर रहे हैं? हम इनका डिफरेंस मालूम करेंगे। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस मालूम करेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है आपस में। अच्छा, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में v1 माइनस v2। ओके, इसका डिफरेंस हम मालूम करते हैं, या हम इसका डिफरेंस निकाल के दे दें। तो इसने एक नया कॉलम हमें दे दिया डिफरेंस का, कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है। तो 58 और 65, v1 से v2 को माइनस किया, -7 आया। इसमें आप v1 से v2 को भी माइनस कर सकते हैं और v2 से v1 को भी। तो हम क्या करते हैं, v2 से v1 को माइनस करते हैं, कंप्यूट वेरिएबल करते हैं, और डिफरेंस v2 से v1 को माइनस करते हैं ताकि इसको एनालाइज करना आसान रहे। v2 माइनस v1। ओके, तो इधर ये डिफरेंस निकाल दिया उसने, 65 माइनस 58 7। तो ये हमारा क्या था? बिफोर वाला डेटा था, और ये आफ्टर वाला डेटा। जब आफ्टर वाले में से बिफोर वाले को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 7। अब 7 क्या है? ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर वैल्यू रही पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो से, अगर वैल्यू होगी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है? टीचिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट आई है। तो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट होगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर वैल्यू रही लेस देन ज़ीरो, तो हमारे क्या हुआ? जो आफ्टर वाला जो हमने मेथड यूज़ किया है टीचिंग का, उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इसको हम डिक्लाइन कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर रही इक्वल, इक्वल टू ज़ीरो, तो नो चेंज, बिफोर और आफ्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए हम किसी को भी इख्तियार कर लेंगे। तो बहरहाल डिफरेंस इसलिए निकाला है ताकि हम टेस्ट कर सकें स्टार्ट में ही, कि अगर डिफरेंस ज़ीरो से बड़ा है तो इम्प्रूवमेंट आई है, और अगर डिफरेंस ज़ीरो से छोटा है तो इम्प्रूवमेंट नहीं आई, और इसको हम डिक्लाइन कर देंगे। डेटा को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव इसकी स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं। तो इधर एनालाइज, एनालाइज से डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, और इधर से हम डिस्क्रिप्टिव्स या एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर सकते हैं डेटा को। और जो डिपेंडेंट लिस्ट है, इसमें हम अपने जो हमारा डिफरेंट कॉलम है इसको डालेंगे डिपेंडेंट लिस्ट में।
और जो बाकी दो हैं इसको हम फैक्टर लिस्ट में डालेंगे, ताकि इनके मुताबिक ये हमें डेटा को एक्सप्लोर करके दे। प्लॉट्स क्या करके देगा हमें? नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स भी करके हमें देगा। ओके, कंटिन्यू, और इसको ओके कर देते हैं। इसमें यह है कि हमने जस्ट इस अपने डिफ वाले कॉलम को ही एक्सप्लोर करना है। तो ये जो हमारी फैक्टर लिस्ट थी इसको हम वापस डाल देते हैं और जस्ट इसको ही प्लॉट करते हैं। जो हमारा डिपेंडेंट लिस्ट है इसको प्लॉट्स करते हैं, इसके नॉर्मेलिटी जो प्लॉट्स है विद टेस्ट इसको ही एक्सप्लोर करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। जब इसको हमने ओके किया तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली ये है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। इसमें दो किस्म के टेस्ट हुए हैं, एक शेपेरो विल्क वाला, पत्नी कैसे नाम है, और एक ये वाला नया। तो इनका जो सिग्निफिकेंस है वो 0.00 है और इसका भी सिग्निफिकेंट क्या है 0.00 है। और अगर ये सिग्निफिकेंस क्या हो 0.05 से छोटा हो, 0.05 से क्या हो छोटा हो, तो इसका क्या मतलब है कि डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल बेल। जो एक हमारा नॉर्मल डेटा होता है उससे ये क्या है डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि डेटा में जो हमारा चेंज आया है, इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी वजह से हमारा प्लॉट भी डिफरेंट बनेगा। तो ये क्या है 0.05 से छोटा है, इसलिए हमारा डेटा नॉर्मल बेल कर्व नहीं बनेगा, उससे डिफरेंट होगा। तो इसमें बस यही चीज़ एक्सप्लोर करने वाली है। अब इसका पेयर टी टेस्ट करते हैं अपने डेटा पे। पेयर टी टेस्ट को एनालाइज करते हैं कि अब पेयर्ड टी टेस्ट को किस तरह करना है। उसके लिए एनालाइज पे, और एनालाइज पे कंपेयर मीन, और कंपेयर मीन से हम पेयर टी टेस्ट पे जाते हैं। ओके, तो पेयर वन हमने क्रिएट करने है वेरिएबल वन और वेरिएबल टू का। वेरिएबल वन क्या है, इसमें हम अपने v1 को डाल देते हैं और वेरिएबल टू में v2 को, ताकि इनका ये पेयर टेस्ट क्रिएट करे। ओके कर देते हैं तो इसने हमें टी टेस्ट निकाल के दे दिया है पेयर। अब इस पेयर टेस्ट में समझने वाली चीज़ क्या है, एक तो इसमें सिग्निफिकेंस है और दूसरा इसमें ये वाला कोरिलेशन। अब देखें कोरिलेशन चूंकि 0.99 है, कोरिलेशन क्या है 0.99 है, तो ये क्या है पॉजिटिव, आपस में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेट है। दोनों वेरिएबल आपस में क्या है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेट हैं। और ये जो सिग्निफिकेंस है ये 0.00, ये 0.05 से क्या है लेस है, 0.05 से ये लेस है। तो जो 0.05 से लेस हो उसका क्या मतलब होता है, ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है आपस में दोनों। यानी कि क्या मतलब हुआ, जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। जो हमने नल हाइपोथेसिस क्रिएट किया था कि जो सेकंड टीचिंग का मेथड है उससे स्टूडेंट्स के मार्क्स में क्या आई है इम्प्रूवमेंट आई है, तो वो हमारा क्या था नल हाइपोथेसिस था कि इससे क्या आई है इम्प्रूवमेंट आई है। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि वाकई इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि क्या है इनका सिग्निफिकेंस जो आ रहा है वो 0.05 से छोटा है, ये आपस में स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है। तो बहरहाल ये चीज़ें थी कुछ समझने वाली, तो कोई ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट या तो इसका इंट्रोडक्शन लेना है, एनालाइज करना है। और अगर रियल लाइफ में हमने SPSS को यूज़ करना है, मशीन लर्निंग वगैरह में डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए मज़ीद इंशाल्लाह अगर कोई चाहता है कि इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए, इस पे या तो अलग से ट्यूटोरियल बनाया जाए, इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए, ताकि हम आगे रियल लाइफ वाले डेटा पे इसको एक्सप्लोर करना है। SPSS को बड़ा इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के लिए भी, स्टेटिस्टिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इसके लिए मज़ीद एक एक्सप्लेनेबल वीडियोस बनाई जाए या ट्यूटोरियल बनाया जाए, कुछ 4-5 वीडियोस इसमें बनाई जाए। तो अभी ज़्यादा डीप में नहीं गया मैं, क्योंकि जस्ट चीज़ों को ऊपर से ही ओवरव्यू किया है, ताकि कुछ ना कुछ हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि इसको किस तरह एनालाइज किया जाता है, किस तरह चलाया जाता है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।